NCERT books, 6th to 10th, reading series, class 6th, geography, पृथ्वी हमारा आवास, चैप्टर 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव से थोड़ी चपटी, मध्यम से थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों उनकी सही आकृति दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर स्थित बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर स्थित स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का एक चौथाई है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का एक चौथाई, यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ इसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः उत्तर या दक्षिण अक्ष उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में
दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अक्ष पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजोंटे विषुवत के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए ये कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है, जैसे जैसे हम विषुवत के दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। एक उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत के 67.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत, विषुवत रेखा के 67.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश एवं अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध से कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। इसकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा में पूर्व या पश्चिम की ओर स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतर याम्योत्तर कहते हैं तथा इसके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों के में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती रह जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिलते हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच तथा जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व में या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए
अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का प्रयोग करते हैं। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यमयुक्त एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश यम समांतर रेखाओं एवं देशांतर ये यमयुक्त के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप इन स्थानों का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखो जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, ड़ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर वे ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हो वहां कुछ छोटे बिंदु, छोटे वृत्त खींचिए। इन वृत्तों को अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं एवं पूर्व देशांतर क्षैतिज रेखाओं की उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। वर्ल्ड मैप, ग्रीनविच रेखा। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। देशांतर और समय। समय को मापना का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही ये पूरे विश्व को समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर से में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमयंत्र पर सूर्य की जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमयंत्र पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः ये स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच को दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 इंटू 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम पर का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार अब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे। उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो फिर के में उस समय घड़ी में दिन में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि यदि दिए गए देशांतर यमयंत्र पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय समान है, ये मानक समय क्यों मानते हैं? हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यमयंत्र पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर
होता है। उदाहरण के लिए ये बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय निर्धारक सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमयंत्र के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमयंत्र रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यमयंत्र माना गया है। इस यमयंत्र के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत में समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच में समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच से पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ एक समय मानक समय अपनाए गए हैं। एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अभ्यास के क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।